रिवीजन चल रहा है, कम मिनट में अच्छी तरीके से हम आपको बता दें, यही बात है। घटाना, घटाना कैसे बताएंगे ये भी देख लीजिए। घटाने में भी यही प्रक्रिया होती है लागू। तो घटाने में गिनती ले रहे हैं 3.03 गुणे 10 की पावर कितनी भैया 3, और आपको माइनस करना है किसको 2.04 को माइनस करना है। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है भैया जी 2, इसकी पावर 2। अब आपको 3.03 में से माइनस करना है 2.04, तो कैसे करेंगे। अब भैया इसकी पावर या तो करिए आप कितनी 3, या तो इसकी पावर करिए आप 2। तो कैसे करेंगे हम, इसकी करेंगे, इसकी पावर हम 2 करेंगे। ऐड वाला अभी हमने बता दिया कि 2 हो तो 3 कैसे करते हैं, अब 3 है तो इसको 2 कैसे करेंगे, बढ़िया से आप जान जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे 3.03 है, तो इसको अभी नोट नहीं करना है। अब आपको पॉइंट को आगे ले जाना है, जब आगे ले जाएंगे तो आपका होगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए 3 ने क्या किया है, इस जीरो को, जो जीरो के पहले हमने पॉइंट लगा दिया, जीरो के बाद था, जीरो के आगे लगा दिया है, तो जब हम आगे पॉइंट को ले जाएंगे तो आपका माइनस लगेगा। तो आपका क्या होगा 10 की पावर 3 और 1 आगे ले गए हैं ना, तो 1 होगा माइनस। तो माइनस का हो जाएगा, माइनस कर देंगे 2.04 गुणे 10 की पावर हम 2 को। तो अब आपका माइनस होगा तो बन के क्या आएगा भैया जी 30.3 गुणे 10 की पावर 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 माइनस 2.04 गुणे 10 की पावर कितनी 2। अब इनकी घातें इनकी पावर आपकी बराबर हो गई हैं, तो इनको एक बार लिखेंगे तो लिखेंगे 30.3 माइनस करेंगे 2.04 को, फिर इनको 1 5 लिखेंगे पावर को गुणे 10 की पावर 2। अब हम भैया 30.3 में से माइनस करेंगे 2.04 को, तो 30.3 है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है। अगर ये नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा भैया जी, तो हो जाएगा क्या 0.04, फिर आपका यहाँ पे बचेगा 2 और माइनस करेंगे। अब भैया इसके नीचे कोई भी नहीं है तो मान लेंगे हम 0। अब 0 में से जब 4 जाएंगे नहीं तो आगे से हम लेंगे एक हासिल कैरी, तो हो जाएंगे 10, और 10 में से जाएंगे 4 तो बचेंगे आपके 6, और यहाँ पे हो गए आपके 3 थे, इसको एक कैरी दिया तो बचे आपके 2। और भैया जी यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो 0 में से 2 जाएंगे नहीं, आगे से लेंगे हम एक कैरी, हो जाएंगे 10, और 10 में से 2 गए 8। अब यहाँ पे थे 3, एक दिया इसको कैरी, बचे आपके 2, तो 28.26 ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या है 28.26 गुणे 10 की घात 2, ये आपका घटाना हो गया, और ऐड हमने ऊपर बताया। अब हम इधर बता देते हैं, आपका क्या इधर बताएंगे हम गुणा। तो कक्षा 6 में भैया जी हमने सीखा था कि जो आपकी गुणा होती है, गुणा में जो पावरें होती हैं वो ऐड होती हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, अगर भूल गए हैं तो आज आप सीख लीजिए, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 नंबर सवाल ले रहे हैं, तो 5.01 इसकी पावर लगाएंगे हम भैया जी 4, और गुणा करा रहे हैं, किससे गुणा करा रहे हैं, तो गुणा करा रहे हैं 2.04 से गुणा करा रहे हैं, और इसकी पावर है 3। अब कुछ बच्चे जानते होंगे गुणा में पावरें जो भैया होती हैं आपकी, ये वाली पावरें, ये आपकी पावरें ऐड होती हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 + 3 7, तो कर देंगे क्या 5.0 बन के गुणा कराएंगे किसमें 2.04 में कराएंगे गुणा, तो आपकी गुणा क्या निकल आएगी 10 + 4 प्लस में क्या हो गया 10 की पावर 4 + 3, तो आपका क्या बन के आ जाएगा भैया जी 7। तो डायरेक्ट हम यहीं पे 7 लिखे दे रहे हैं, ठीक। अब इनकी गुणा कराएंगे, तो गुणा कैसे कराएंगे, चलिए हम इधर इनकी गुणा करा दे रहे हैं आसानी से। तो क्या है 5.01 और गुणा कराएंगे किससे 2.04 से। तो चलिए जी गुणा करा देते हैं,
तो इसकी कराएंगे तो 4 के 1 में कराएंगे तो आपका 4 ही आएगा। 4 की 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा। 4 की 5 में कराएंगे तो आपका 20 हो जाएगा। अब 0 की सभी में कराएंगे तो आपका 0 ही आता है। फिर यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। फिर उसके बाद 2 की 1 में कराएंगे 2 ही रहेगा। 2 की 0 में कराएंगे 0 ही रहेगा। 2 की 5 में कराएंगे 10 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो भैया 4 0 2 2 0 1 ये आपका आया है फाइनल आंसर। अब भैया कितनी संख्या बाद पॉइंट है, तो ऊपर भी 2 संख्या है, नीचे भी 2 संख्या है, कुल मिला के 4 संख्या बाद आपका पॉइंट है। तो यहाँ आपका पॉइंट लिखा है, ये आपका पॉइंट लिखा। तो यहाँ पे लिख देंगे 10.2204 और गुणे में 10 की घात कितनी 7। आपको यहाँ तक नहीं रखना है। कक्षा 11 की रसायन विज्ञान का मतलब है पॉइंट को हमको एक संख्या बाद ही रखना होता है। 2-3 संख्या बाद तभी रखेंगे जब हम जोड़ या घटाना करें। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो एक संख्या बाद रखेंगे। अब हम पॉइंट को आगे नहीं ले जाएंगे, पॉइंट को हम पीछे लाएंगे। जब हम पॉइंट को पीछे लाते हैं तो आपका होता है प्लस। तो 1.02204 गुणे 10 की पावर 7 थी। भैया यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे लाया तो एक ऐड होगा ना, क्योंकि इसको हम इधर लाए हैं तो हो जाएगा प्लस, तो आपका हो जाएगा 8। अब ये आपका हो गया है पूरा। अब बात करेंगे किस पे, अब बात करें हम ये भैया जी डिवाइड पे। डिवाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भाग करेंगे। तो भाग का बहुत सिंपल एग्जांपल है। इसमें जो आपकी डिवाइड होती है इनकी पावरें माइनस होती हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 10.20 गुणा कराए दे रहे हैं और इसकी पावर लगाए हैं हम 4 और भाग कराएंगे किससे 5.0 गुणा 10 की घात 3 से। ये हम इसकी भाग कराएंगे। तो कैसे क्या बनेंगे, चलिए भाग करा रहे हैं तो कैसे होगा, इनकी पावर करेंगे माइनस। तो 10.20 भाग करा रहे हैं किसको 5.0 से, क्या इनमें है तो गुणा 10 की घात 1 हो जाएगी, क्योंकि 4 में से आप 3 को घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। अब इनकी भाग करेंगे कैसे, यहाँ पे है 10.20 समझ लीजिए और भाग कराएंगे हम 5.0 से। तो भाग कैसे कराएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट उड़ाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। ये भी भाग को हम कैसे करेंगे 102/5 भाग को हम कैसे करेंगे, यही भाग हम आपको सिखा देंगे। अगर इस भाग को कर लिया यहीं पे सीख लिया तो समझ लीजिए कक्षा 10 की पाठ 1 की गणित आपको आ गई और केमिस्ट्री भी साथ में आ गई। तो कैसे करेंगे 102 भाग करेंगे हम इस 5 से। तो क्या करेंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब भैया क्या यहाँ पे 2 खाली बचा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो गया 20, फिर हो गया और 5 के पहाड़े में 4 बार आते हैं 20। तो ये आपकी भाग इसकी कितनी निकल के आ रही है 10.20 भाग 5.0 की भाग कितनी निकल के आ रही है भाग 2.4 गुणे 10 की घात कितनी 1। ये इसकी भाग निकल के आ रही है। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो हमने क्या क्या सीख लिया है, हमने सीख लिया है जोड़ सीख लिया है, घटाना सीख लिया है, गुणा को सीख लिया है और हमने इस भाग को सीख लिया है। अब बात करेंगे और किसके सीखे हैं भैया, वैज्ञानिक संकेतन के हमने सीखे हैं। वैज्ञानिक संकेतन को n गुणे 10 की पावर n के टाइप में लिखते हैं। जो बड़ा वाला n होता है ये आपका आंकिक मान होता है। ये आप लोगों ने सीखा है और आगे सीखते रहेंगे। और जो अगर आप जो पॉइंट होता है, पॉइंट को अगर आप आगे ले जाएंगे तो भैया पॉइंट की पावर में माइनस हो जाएगा, और अगर पॉइंट को पीछे लाएंगे इधर तो आपका प्लस हो जाएगा। अब बात करेंगे कि जो आपके सार्थक अंक होते हैं उनको कैसे पहचानते हैं, कैसे लिखते हैं, यही संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और आप सुनने वाले हैं, आप लेने वाले हैं संपूर्ण जानकारी। तो अब बात करेंगे किस पे, अब बात करेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक हम आपको बताएंगे और आप सीखेंगे अपने आपके घर में। अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी आसानी से सिखा सकते हैं। बहुत आसान विधि है। कैसे सिखाएंगे,
जो सार्थक अंक होते हैं, अगर आप लोगों के स्कूल में पढ़ाए गए हैं, आपको समझ में नहीं आए हैं, आपके भेजे में नहीं घुसे हैं, तो आज आपको समझ में भी आ जाएंगे, आपके भेजे में भी घुस जाएंगे। तो कैसे सीखने वाले हैं सार्थक अंक को? आपके जो स्कूल में तरीका बताया गया है उस तरीके से, उस हार्ड भाषा में हम आपको नहीं बताएंगे, जो आपकी घर की भाषा है, सिंपल भाषा है, बढ़िया भाषा है, साफ सुथरी है, एकदम नेचुरल संख्या है। बहुत नेचुरल संख्या होती है, उसी प्रकार आपके नेचुरल भाषा है, उस भाषा में हम आपको बताएंगे सार्थक अंक। हमारे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है पढ़ाते चले जाएं इंग्लिश टू इंग्लिश और आपके समझ में ना आए 0.0%, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 100 के 100% आपको समझ में आएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, हम इसमें 5 एग्जाम्पल लेंगे आपके, और 5 एग्जाम्पल में जितने भी सार्थक अंक प्लस माइनस के होते हैं आप सीख जाएंगे। इन्हीं 5 एग्जाम्पल से सार्थक अंक आपके पेपर में आएगा, कहेगा निम्न में कितने सार्थक अंक हैं, सबसे पहले आप करेंगे अपने स्कूल में। तो कैसे, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1 2 3 4, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब इस एग्जाम्पल में आपको बताना है कि बाबूजी ये कितने सार्थक अंक हैं। तो इस संख्या को आप क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आपकी संख्या है। तो 1234 संख्या ये आपके लिखी है, लेकिन ये तो आपने पढ़ दी संख्या को, लेकिन इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो आप इसमें लिखेंगे कि कितने अंक आपके लिखे हुए हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ये आपके 4 अंक हैं बढ़िया वाले। तो अगर इस टाइप की आए तो कितने अंक हैं भैया जी, इसमें 4 अंक हैं। तो 4 सार्थक अंक हैं, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। इस संख्या में 4 सार्थक क्या है, 4 और सार्थक अंक हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत बढ़िया तरीका है, टेंशन नहीं लेना है, समझ में आएगा पेपर में, सबसे पहले आप ही करेंगे अपने स्कूल में। साथ साथ चलो तेरा साया बनके। अब देखिए है भैया, क्या है कि 1 2 3 4 5, इसमें कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, कितने नंबर हैं? तो आप लोगों को अगर गिनना आता है तो आप बताएंगे कि इसमें कितने अंक हैं। आपको हमारे साथ बैठना है और बोलना भी है। क्या है, 1 2 3 4 5, तो कितने हुए सार्थक अंक? हो गए आपके 5 सार्थक अंक। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे, वो हम नहीं बताएंगे, आपको इसका आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे सी ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5675, ये आपकी अंक है। अब आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। अब उसके बाद लेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये आपका पूरा हो गया, ये एक था, और बी लेंगे। अब आपको इसमें सीखना है, इसमें बताना है, पहले हम बताएंगे फिर आप बताएंगे, पहले गुरुजी फिर आगे कोई और जी। आप देखेंगे कैसे, यहाँ पे हमने गिनती ली 0 पॉइंट आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से, ठीक, 0.135। अब आपको बताना है इसमें कितने अंक है। इसको बताने से पहले आपको कुछ परिभाषा अगर नहीं लर्न होती है तो आज हम बताएंगे अपनी परिभाषा जो हमने बनाई है आपके लिए स्पेशल। तो क्या है भैया जी परिभाषा, कि जो अगर पॉइंट के पहले 0 है, मतलब कि ये पॉइंट के पहले 0 आ गया है तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे। तो जो पॉइंट के बाद के 0 हैं उनको भी हम नहीं काउंट करेंगे। अगर पॉइंट के तुरंत बाद 0 है तो हम काउंट नहीं करते हैं। अगर पॉइंट के तुरंत बाद एक संख्या है, फिर 0 है, फिर एक संख्या है, तब हम उस 0 को भी काउंट करते हैं। नहीं समझ में आया, अब परिभाषा नहीं बताएंगे, अब सीधा एग्जाम्पल पे हमला बोलेंगे और इसी हमले के तरीके से आप जान जाएंगे कि सार्थक अंक। तो भैया हमने कहा था पॉइंट के पहले वाले को हम नहीं काउंट करेंगे, तो छोड़ देते हैं। तो अब गिनेंगे सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3, 3 सार्थक अंक है तो लिखेंगे 3 सार्थक अंक हैं। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल, नंबर तीसरा, बड़ी सी, और इसमें एग्जाम्पल लेंगे 1.0237, फिर 0 यहाँ पे छोड़ दीजिए, आगे देखेंगे।
अब आपको बताना है कि भैया इसमें क्या है। इसमें देखिए एक, ये आपका पॉइंट रखा, ये वाला पॉइंट है, और पॉइंट के भैया आगे लेकिन संख्या है, पीछे एक जीरो है, फिर उसके बाद एक क्या है संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया जी, इसमें आपको इस जीरो को भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जीरो है ये दो अशून्य अंकों के बीच में एक शून्य बैठा हुआ है। दो अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई शून्य हो तो वो भी आपका सार्थक अंक कहलाता है। इतनी भाषा लिखी है आपकी किताब में, इतनी लाइन लिखी है कि अगर दो अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई शून्य अंक है तो उसको हम सार्थक अंक कहते हैं। ये आपकी भाषा में, किताब की भाषा में लिखा हुआ है, इसकी कोई बात नहीं। तो इसको भी गिनना होता है। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने अंक हो गए, 5, 5 सार्थक अंक है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आपको बताना है इसमें क्या होंगे। तो यहाँ पे 5.0 और 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 7 कर दिया। अब आपको इसका भी आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद करेंगे हम डी। अब डी में क्या है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। अब हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। अगर आपके पास 1 रुपया हो, 1 रुपये में अगर हम एक जीरो बढ़ा दें, 1 रुपये में अगर हम एक जीरो बढ़ा दें तो आपका क्या हुआ, आपका फायदा हुआ। अगर एक जीरो और बढ़ा दें, मतलब कि एक एक करके हम इसमें 3 जीरो को भैया जी लगा दें, तब अब आपको बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। अगर आपका जीरो संख्या के बाद लग रहा है, आपको फायदा होगा, क्योंकि आपके पास था 1 रुपया, 1 2 3 लगा दिए हमने इसमें जीरो, तो आपका फायदा हो रहा है। जब आपका फायदा हो तब हम उनको भी काउंट कर लेते हैं सार्थक अंक में। तो कैसे बनेगा भैया जी, 1 2 3 4, इसमें क्या इतने सार्थक अंक हैं, 4। तो 4 सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक लिखने जा रहे थे, 4 सार्थक सार्थक अंक हैं। अब उसके बाद बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर ई पे, लास्ट ऑप्शन है। इसमें किससे बात करेंगे कि अगर 0 पॉइंट नहीं रखेंगे, 0 और 1 लगा के 2 फिर 0 कर दिया। अब आपको इसमें बताना है कि भैया कितने सार्थक अंक हैं। तो कितने हैं अभी हमने बताया, अगर संख्या के पहले 0 लगे हैं तो इनको आप लोगों को नहीं गिनना है, संख्या के बाद 0 लगे हैं तो इनको आपको तुरंत गिन लेना है। अगर इस 0 को नहीं आप गिनेंगे तो आपका बचिएगा 12, अगर इसको गिन लेंगे तो आपके भैया 120 हो जा रहे हैं। एक 0 का कितना महत्व है सीख लीजिए आप। 1 2 3, तो 3 क्या है, 3 सार्थक अंक है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, आपको अब बताना है एग्जाम्पल, ये आपके कमेंट बॉक्स के लिए होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 0.13 में कितने भैया क्या है, और ई में क्या दिया गया है, ई में है 1.5, 1.5 में कितने सार्थक अंक होंगे, और जो आपका बनने वाला है एफ, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो 22.541 में कितने सार्थक अंक होंगे। 1 2 3 4 5, 5 हमने बताए हैं और पांचों आपको लिए होमवर्क के लिए दे दिए हैं। अब आपको इनमें बताना है कितने कितने सार्थक अंक हैं। अगर सी का आंसर देंगे तो आपको सी कर देना है, क्योंकि जिसका सार्थक अंक लिखेंगे पहले ये वाली संख्या लिखेंगे, फिर उत्तर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। मान लीजिए इसमें अगर 3 है तो 3 लिख के सार्थक कर देंगे, बस मजा आ जाएगा। अब उसके बाद बात करने वाले हैं जो आपकी क्या है भैया जी, डाल्टन का। इसके बाद जो होगा सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में सिद्धांत का बहुत बड़ा रोल है, तो उसी रोल को खाते हुए और मजा लेते हुए बात करेंगे रसायन विज्ञान के आगे के चैप्टर की। बहुत संपूर्ण एक जानकारी है, अभी सूत्रों से पता चला है। क्या सूत्रों से पता चला है कि जो आपके सार्थक अंक का चैप्टर अभी आपका हुआ था, लेकिन एक चीज बताने के
छुट्टी है वो अभी सूत्रों से पता चला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ पे सूत्र लगेगा, 2.4 गुणे 10 की घात अगर 4 है तो इसमें भैया जी कितने होंगे सार्थक अंक, तो इसमें होंगे कितने सार्थक अंक, सभी लोग ध्यान से बताएंगे, सभी लोग आराम के साथ सुनेंगे। तो इसमें कितने हैं, 2.0 गुणे 10 की पावर 4 में कितने सार्थक अंक हैं। तो आपका ये जो संख्या होती है इसको कभी भी सार्थक अंक में नहीं लेते हैं। तो इनमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2, इसमें 2 आपके सार्थक अंक हैं, मतलब कि एक ये है। और भैया जी क्या बताया था हमने बताओ रहा है कहाँ कि जो आपके पॉइंट के बाद 0 लगा हो उसको भी गिन लेते हैं। तो 2 सार्थक अंक है, सार्थक अंक आपके संपूर्ण हो गए समाप्त। अब बात करेंगे जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत हैं, उन्होंने परमाणुवाद दिया है, अपवाद कहा है, उसी पे बात करेंगे। 1 मिनट चर्चा करने के बाद फिर मापन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आसानी से, बहुत सिंपल भाषा में। CGS, FPS, MKS, SI प्रणाली, यही आपकी 4 प्रणाली हैं। इसमें 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक राशियां हैं, धन और वो कोण, फिर घन कोण, ये आपकी पूरक राशियां कौन कौन सी है, घन कोण, पहले आपकी कोण फिर आपकी घन कोण, इनके मात्रा क्या है, रेडियन, स्टेडियन, ये सभी पे जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। कक्षा 10 की केमिस्ट्री सुनना है अपनी भाषा में तो यहाँ आ जाइए। अब बात करेंगे किस पे, डाल्टनवाद का परमाणु सिद्धांत। तो इसमें कुछ नहीं था, जो आपके डाल्टन भैया जी थे, डाल्टन चाचा जी थे, डाल्टन, इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत कब दिया, 1803 में, 1803 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा था कि जो आपका परमाणु होता है बहुत ही छोटे से कण से बना होता है। जो आपका परमाणु होता है बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब जब छोटे कणों से मिलकर बना होगा ना तो आप उसको काट नहीं सकते, आप उसको अलग नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ तो भैया जी चुंगम है नहीं हमारे पास, मैग्नेट है नहीं, तो यहीं से सीखेंगे कि अगर आपके पास पॉइंट से मतलब कि एक छोटे से गोले में अगर आप हजारों पॉइंट रख देते हैं, अब ये हमने बनाया है, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि भैया जी इसको अलग कर सकते हैं, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो यही भैया डाल्टन चाचा जी ने परमाणु सिद्धांत दिया था कि जो आपके परमाणु होते हैं ये आप विभाजित नहीं हो सकते हैं, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। और क्या कहा था, तीसरा कहा था कि जो आपके परमाणु होते हैं इन्हें सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा, क्रियाओं द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इन्हें बहुत असामान्य, और जब हार्ड करेंगे तो आप भी प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा सिस्टम चला है ना। तो यही भैया डाल्टन चाचा जी ने हमारे सिद्धांत दिया था। अब इनका सिद्धांत छोड़ते हुए किताब, इनका सिद्धांत देखिए याद करने वाला है, पेपर में पूछा जाता है, तो समझना आपको था, समझाना हमारा काम था, और इसमें कोई हार्ड चीज है नहीं सिद्धांतों की बात में। ये तो अगर आप हमसे कहेंगे कि भैया जी आप हमको प्रश्न उत्तर याद करा देंगे, याद करा देंगे, लेकिन उसमें कोई ट्रिक लगेगी तभी तो लगाएंगे, ट्रिक तो लगेगी लेकिन फिर आपके स्कूल वाले क्या कहेंगे, उसको छोड़ दीजिए। अब बात करेंगे मापन के विभिन्न प्रणालियां। तो भैया प्रणालियां हैं तो भैया मापन की विभिन्न प्रणालियां। तो पहले जो आपकी प्रणाली है इस पे हम बात करेंगे, कौन सी प्रणाली, CGS प्रणाली। अगर आपने किताब को अभी परचेज कर लिया है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया हम लोग परचेज भी बोलते हैं, बाय भी बोलते हैं। अगर आप कोई महंगी चीज लेते हैं तो आपको बोलना है परचेज, अगर आप 3 रुपए का अगर कोई सस्ती चीज लेते हैं तो आपको बोलना है बाय। हमने ये चीज बाय कर ली, हमने ये चीज परचेज, अरे भैया जी परचेज कर ली, बहुत महंगी चीज ले आए। तो परचेज तो कब बोलते हैं, जब आप कोई चीज महंगी लेते हैं। अब जब आप कोई चीज सस्ती लेते हैं लेकिन 2-3 रुपए की, तो आप बाय बोलते हैं, वैसे आपकी जितनी भी श्रद्धा हो क्षमता हो। अब उसके बाद बात करेंगे, सब कुछ छोड़ छुड़ा के अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। CGS, ये क्या है, CGS आपको दिख रहा है, जरूर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पहले इसकी सुविधा को टाइप करते हैं। ये हार्ड नहीं है और ना ही हार्ड हम बनाएंगे, सरल भी नहीं है लेकिन सरल हम बना देंगे। CGS, ये आपके क्या है, प्रणाली है भैया जी,
CGS प्रणाली प्रणाली ये आपकी CGS। तो इस जो आपकी प्रणाली है, इस प्रणाली को और भी नाम से जाना जाता है। कौन सी? फ्रांसीसी। कौन सी नाम से? फ्रांसीसी प्रणाली CGS प्रणाली को कहते हैं। आ गई पूरी बात समझ में आपको आसानी से। ये फ्रांसीसी प्रणाली को हम CGS प्रणाली भी कहते हैं और CGS प्रणाली को हम फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। और आपको इसमें पता होना चाहिए जो लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान, समय का मात्रक कौन कौन है। तो यहीं पे हम लोग बात करने वाले हैं कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय का मात्रक क्या होता है। तो इसमें परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात सीखने की है मेरे दोस्त। कौन सी? कि इसमें लंबाई का मात्रक, लंबाई आपको दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो अभी दिखेगा। तो क्या लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक इस प्रणाली में क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है इस प्रणाली में? फिर समय का मात्रक क्या होता है इसी में। तो इन तीनों के माध्यम से बढ़िया से जानेंगे हम आपको और बताएंगे बढ़िया तरीके से। क्या है कि इसमें कहा गया है इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या है। लॉजिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, डिटेल भी बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि भैया इसमें C जो आपको दिख रहा है, C का मतलब है भैया जी सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। तो जो आपको ये G दिख रही है, इस G का क्या मतलब है? इस G का मतलब है भैया जी ग्राम। G का मतलब क्या है? ग्राम। तो जो आपको समय दिख रहा है, समय को तो सबको पता है, समय का मात्रक क्या होता है भैया जी? समय का मात्रक क्या होता है बताएंगे बढ़िया तरीके से। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो ये यस है तो सेकेंड होगा, क्योंकि सेकेंड। अब यही आपको लिखना है, जो पहले लिखा है C ये लंबाई का मात्रक, और द्रव्यमान ग्राम, फिर समय सेकेंड। तो यही आपको लिखना है। लंबाई का मात्रक क्या होता है भैया जी? सेंटीमीटर। फिर उसके बाद द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को हम आपको चीज बता दें कि जो आपका द्रव्यमान कितना है। और कुछ बच्चेंगे हम तो भैया ठोस हैं, कतई आर्मी में जाएंगे कतई सीने में ठोक के बताएंगे। द्रव्यमान का मतलब है कि इसका द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान कितना है, आपका कितना वेट है, कितना भार है, कितने वजन है, उसी को बोलते हैं द्रव्यमान भैया जी। आगे पूरी बात। तो भैया G ग्राम। तो भैया इसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। तो GRAM लिख देंगे, ग्राम। फिर उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और भैया सब जितने भी आपकी प्रणाली है, 4 प्रणाली है, इनमें जो लास्ट वाला मात्रक है सभी में बराबर रहता है। अब आपकी ये भी प्रणाली हो गई। CGS प्रणाली में आपको एक बहुविकल्प मिलेगा कि कहेगा कि जो आपकी CGS प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो जी मिलीग्राम। तो यही ठोक के आ जाना है, 1 नंबर लेके आ जाना है। अब उसके बाद बात करने वाले हैं FPS प्रणाली पे बात करने वाले हैं। इस प्रणाली को और क्या कहते हैं भैया जी? ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश। इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो इसमें भैया लंबाई का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या है। तो इसमें जो लंबाई का मात्रक लिखेंगे, लंबाई का मात्रक क्या है। और भैया जी द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है इस प्रणाली में। फिर उसके बाद देखेंगे समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या है। अभी हमने ऊपर बोला था, शुरू में बोला था कि जो आपकी 4 प्रणालियां हैं, समय का मात्रक सभी में बराबर रहता है। अब बात करेंगे लंबाई का मात्रक क्या है। लंबाई का मात्रक इसमें F से हो जाता है क्या, फुट। F से हो जाता है फुट, F से फुट।
फिर आगे बात करेंगे जो आपका पी है, पी को बोलते हैं पाउंड, पी को क्या बोलते हैं भैया जी, पी को बोलते हैं पाउंड, पाउंड पाउंड, पी को बोलते हैं पाउंड, इसको बोलते हैं फुट। ठीक, अब समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, समय का मात्रक सभी में सेम रहेगा। तो अब और आपके सामने प्रश्न कैसा आएगा, प्रश्न आएगा कि एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान एफपी, पी मींस फुट, वो पी मींस पाउंड, एफ मींस फुट होता है। ठीक, अब बात करेंगे किस पे, एमकेएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, प्रणाली, इस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीट्रिक, मीट्रिक प्रणाली, प्रणाली मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं इस प्रणाली को। कि इसमें भैया लंबाई का मात्रक क्या होता है, इसमें यम है तो मीटर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है एमकेएस प्रणाली में। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या, द्रव्यमान का, द्रव्यमान का भैया जी मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। फिर उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक। इन प्रणालियों में क्या क्या होता है तो जानने वाले हैं। लंबाई का मात्रक इसमें होता है मीटर, क्योंकि यम है तो मीटर होगा, मीटर। तो उसके बाद के है, तो द्रव्यमान वजन होता है, वजन किलोग्राम, तो यहाँ पे होगा किलोग्राम। उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है, सभी प्रणालियों में सेकेंड ही रहता है। अब बात करेंगे इसको रेज करने के बाद जो आपकी एसआई प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम, उस प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई प्रणाली, इसी प्रणाली का आज यूज हो रहा है। ये प्रणाली पहले यूज होती थी 1 2 3, ये आपकी 3 प्रणाली थी। स्क्रीनशॉट उनका मार सकते हैं आराम से। ये आपकी जो इसको भी बंद कर दे रहे हैं लाल डिब्बे के अंदर, यही ताकि आपको अच्छा चमकने लगे। ठीक है, दिखने लगा, यही आपकी स्क्रीनशॉट मान लीजिए बस। अब बात करेंगे एसआई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी प्रणाली का यूज होता है इसमें। एसआई प्रणाली का वर्तमान समय में यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है सभी देशों में। चलिए पढ़ते हैं एसआई प्रणाली। मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। तो बात करने वाले हैं एसआई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई प्रणाली। तो यहाँ पे लिखेंगे एसआई, एसआई प्रणाली, प्रणाली। भैया जी किधर देख रहे हैं, तो भैया जी एसआई प्रणाली, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसमें कितने भैया मात्रक हैं, इसमें 7। कौन कौन से हैं, चलिए लिखते हैं यहीं पे। तो पहला होता है आपका क्या, पहला होता है आपका द्रव्यमान लंबाई समय, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर डाल के, 1 द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान। फिर उसके बाद आता है लंबाई, 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 लंबाई। फिर समय, 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 समय। फिर उसके बाद आता है आपका धारा, विद्युत की धारा, धारा, धारा। फिर आता है तापमान, ताप लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका क्या, ज्योति तीव्रता, ज्योति, ज्योति तेरे आंगन की, ओ राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और भैया जे हैं भैया क्या, 1 नंबर, अरे 2 नंबर, अरे 3 नंबर, अरे 4 नंबर, अरे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ये आपकी 7 मूल राशियां हैं। ये आपके इधर क्या है, साथ साथ चलो तेरा साया बन के, देखेगी तो मेरी मेरी बात बाबली, साथ साथ चलो तेरा साया बन के।
देखेगी तो तेरी मेरी बात बाबरी, साथ साथ चलो तेरा साया बनके, देखेगी तो मेरी मेरी बात बाबरी। तो बात करने वाले हैं कि भैया ये जो है मूल राशियां हैं, ये क्या है, मूल राशियां हैं। मूल राशियां कितनी है, ऑप्शन में आएगा कितनी है भैया जी, 7। और मूल मात्रक इस खाने में आएंगे, मूल मात्रक, मूल मात्रक, इनके सिंबल संकेत इधर आएंगे और इनके संकेतों को क्या बोलते हैं, साथ साथ चल तेरा साया बनके, देखेगी तो मेरी मेरी। चलिए यहाँ पे धारा को हम ये किसे लिखते हैं, एम्पियर से, ठीक। और ताप को हम थीटा से लिखते हैं शायद, ताप को छोड़ किताब में अपने देख लेंगे। समय को हम टी से लिखते हैं और लंबाई को हम एल से लिखते हैं, और द्रव्यमान को हम एम से लिखते हैं, ठीक। समझ में आई? अब पूरी बात करेंगे कि इनके संकेत क्या होते हैं, साथ साथ चल तेरा साया बनके। तो भैया द्रव्यमान का मात्र क्या होता है, द्रव्यमान को काहे में नापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, तो इसका मात्रक होगा क्या, मूल मात्रक होगा किलोग्राम, किलोग्राम। फिर भैया लंबाई को काहे में नापते हैं, मीटर में, लंबाई को कोई भैया मीटर में नापता है कि नहीं, सभी मीटर में नापते हैं। लंबाई को कभी किलोग्राम में नापा है, नहीं नापा है ना, क्योंकि भैया वजन को ही हम किलोग्राम में नापते हैं। और उसके बाद बात करेंगे समय, समय को काहे में नापते हैं, सेकेंड में, ठीक। फिर धारा को काहे में नापते हैं भैया जी, एम्पियर में, एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर 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 में। और ताप को काहे में नापते हैं भैया जी, ताप को नापते हैं केल्विन में, ताप को केल्विन में नापते हैं। और ज्योति तीव्रता को काहे में नापते हैं, कैंडिला में, कैंडिला, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में नापते हैं। और पदार्थ की मात्रा को काहे में नापते हैं, मोल में, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। और ताप को केल्विन में और ज्योति तीव्रता को कैंडिला में। अब इनके इनके मात्रक क्या आते हैं, मोल का मात्रक होता है MOL, मोल। और कैंडिला का होता है CD, कैंडिला का होता है C और D। फिर केल्विन का होता है K से। फिर एम्पियर का होता है, या तो A लिखेंगे या तो आप AMP लिख देंगे, एम्पियर। फिर उसके बाद सेकेंड को हम S से लिखते हैं, फिर मीटर को हम M से लिखते हैं, किलोग्राम को हम K और G से लिखते हैं। ये आपके मात्रक होते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, अब बात करेंगे दो आपके पूरक मात्रक होते हैं, कौन कौन से, दो पूरक, दो पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं भैया जी, कोण घन कोण। तो इसी के नीचे हो जाएगा, एक नंबर कौन सा होता है, घन, वो सॉरी, इसके नीचे हो जाएगा आपका कोण, कोण। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका घन कोण, घन कोण, कोण घन कोण हो जाएगा। अब बात करेंगे इनके मात्रक क्या होते हैं, इनके साइन क्या होते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे कि कोण का जो भैया मात्रक होता है, रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, रेडियन। और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन, रेडियन स्टेरेडियन। अब इनके मात्रक क्या होते हैं, RAD रेडियन और स्टेरेडियन है, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है SR। ये इनके मात्रक होते हैं। तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो आप लोगों ने सीखा है, ये आपकी जो SI प्रणाली है, ये पूरे विश्व में यही चलती है। अगर भारत का आदमी अमेरिका जाए तो वहां पूछेगा 1 किलो सेब कितने के हैं, तो वहां का द्रव्यमान होगा किलोग्राम। समझ में आ गया, यही पूरी प्रणाली चलती है आपकी। अब बात करेंगे हम किस पे, आगे की जो चर्चा होने वाली है इम्पोर्टेंट। अब बात करेंगे आपके ये मात्रक होंगे। अब व्युत उत्पन्न मात्रक कौन से होंगे, चलिए इसी में हम उसको भी निपटाए दे रहे हैं। व्युत, व्युत क्या लिखा है भैया जी, व्युत उत्पन्न, व्युत उत्पन्न,
साथ साथ चलो तेरा साया बनके, देखेगी तो मेरी बात बावली। तो ये आपके हैं भाई तो उत्पन्न मात्रक क्या है। अगर आपको पता है क्या, अगर आपको एक चीज नहीं पता है कौन सी चीज होती है, तो मान लीजिए आपको देखना क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं। मान लीजिए मीटर किसका मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है। अगर हम आपसे कह दें कि लंबाई गुणे लंबाई करिए, तो करेंगे लंबाई गुणे लंबाई करेंगे, फिर इनका आंसर क्या आएगा भैया जी, लंबाई स्क्वायर। उसी प्रकार लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई करेंगे, मतलब कि मीटर गुणे मीटर पढ़ेंगे तो क्या आएगा, मीटर की घात कितनी 2। जो आप ये प्राप्त कर रहे हैं, ये चीज आप प्राप्त कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं व्युत उत्पन्न मात्रक। इसीलिए इसकी हेडिंग है कि व्युत उत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने का फार्मूला यही वाला है, मतलब कि इसको प्राप्त किया जाता है। मतलब कि अगर आप कर रहे हैं सेकेंड की गुणा सेकेंड से जब आप करेंगे तो क्या बन के आएगा, सेकेंड की घात 2। यही आपके व्युत उत्पन्न मात्रक होते हैं। तो समझ लिया भैया जी मूल राशियां कितनी हैं, दो पूरक मात्रक कौन से हैं, व्युत उत्पन्न मात्रक कौन से हैं। अब उसके आगे की प्रक्रिया देखेंगे क्या है, सिलेबस में कुछ बचा है। बात करेंगे कि जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम रासायनिक संयोग के नियम में आता है, एक आपका क्या अवोगाद्रो का नियम आता है। तो अवोगाद्रो को नियम को आपको कुछ नहीं सीखना है, मात्र एक संख्या को सीखना है। कौन सी, तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं दो, क्या लिखा है, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या कौन सी संख्या होती है, 6.023 गुणे 10 की पावर कितनी है भैया जी, 23। ये आपकी अवोगाद्रो संख्या होती है, ठीक है, समझ लिया अवोगाद्रो संख्या को। तो इसी संख्या के नियम पे आपके सवाल लगेंगे, और सवाल का प्लेलिस्ट आपका बना है, उसमें आपके सवाल अलग से बताए जाएंगे। तो अब बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो भैया रसायन विज्ञान बहुत बढ़िया चीज है, कैसी चीज है, तो अब हम आपको बताएंगे कि जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसमें कहा गया है कि जो आपके छोटे छोटे कण होते हैं। एक चीज और बताते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम किस सन में दिया गया, तो भैया जी 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो आपके परमाणु होते हैं छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। जिस प्रकार आपने डाल्टन चाचा का परमाणु सिद्धांत सीखा था, उसी प्रकार ये आप वही चीज लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, क्योंकि चीज ही दोनों एक ही है ना, तभी। तो इसमें कहा गया है जो आपके परमाणु होते हैं बहुत छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें आप विभाजित नहीं कर सकते, इन्हें आप भौतिक सरल भौतिक क्रियाओं द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो यही सब कुछ दिखा गया है, अपनी किताब में देख लेना है। अब उसके आगे की प्रक्रिया क्या है वो भी अच्छी तरीके से देखेंगे। तो भैया जी अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो बंसौर था वो आपका पूरा हो गया है। रसायन विज्ञान चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा, ये आपका चैप्टर था, ये आपका पूरा हो गया है। अब जो वीडियो आएगा पाठ 2 जो आपका है उसका आएगा बंसौर लेके, और आपको साथ ही में बताएंगे हम क्या, जब आपका संपूर्ण बंसौर हो जाएगा फिर हम सवाल आपको लगवा देंगे। इसी पाठ के सवाल हैं, अनेक सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, जो एनसीईआरटी के सवाल हैं वही करा देंगे, आपका भला हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपना रिएक्शन बताना है कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी दोस्तों ख्याल रखिए। जय हिंद।